Assalamu alaikum. My name is Faiz Akhtar from CCU School. Dear students, today my topic is about homeostasis in human. लास्ट टाइम हमने बात की थी ऑस्मोटिक एजेंट इन प्लांट्स की, और उससे जो नेक्स्ट टॉपिक है होमियोस्टासिस इन ह्यूमंस। होमियोस्टासिस के बारे में तो हमें पता है कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी कंडीशन बाय द फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, कि बैरूनी माहौल में जितनी भी तब्दीलियाँ आती हैं लेकिन उसके बावजूद अपने अंदर के माहौल को मेंटेन करना। अब अंदर के माहौल में किस चीज़ को मेंटेन करना, टेम्परेचर को मेंटेन करना, वाटर एंड साल्ट को मेंटेन करना, उसके बाद मेटाबॉलिक वेस्ट को मेंटेन करना। तो ह्यूमंस के अंदर होमियोस्टासिस कैसे होती है, इसके लिए डिफरेंट किस्म की ऑर्गन्स होती हैं जो कि होमियोस्टासिस के तौर पर काम कर रही होती हैं। वो डिफरेंट ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? वो डिफरेंट ऑर्गन्स 3 किस्म की हैं। एक को हम नाम देते हैं लंग्स, सेकंड हमारे पास स्किन, और थर्ड हमारे पास किडनी। लंग्स, सेकंड हमारे पास स्किन, और थर्ड है किडनी। ये 3 किस्म के ऑर्गन्स हैं जो कि होमियोस्टासिस के तौर पर काम कर रहे होती हैं। लंग्स के बारे में तो हमें पता है कि ये वो ऑर्गन्स हैं जो कि गैस एक्सचेंज के लिए काम करती हैं। गैस एक्सचेंज, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर, उस चैप्टर का नेम है गैस एक्सचेंज। ये हम तफसील से पढ़ चुके हैं गैस एक्सचेंज के बारे में कि गैसों का जो एक्सचेंज होता है, तबादला होता है, वो कैसे होता है। उसके लिए जो कामकारी होते हैं वो होते हैं लंग्स। अगर हम स्किन की बात करें, स्किन क्या करता है? एक तो ये रेगुलेट करता है टेम्परेचर को, रेगुलेट द टेम्परेचर। टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। और सेकंड जो इसका रोल है, ये इसका जो फंक्शन है वो ये है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, साल्ट्स, यूरिया और यूरिक एसिड। अगर हम किडनी की बात करें, किडनी एक ऐसा ऑर्गन है जो कि फिल्ट्रेशन के तौर पर काम करता है, जो कि यूरिन की फॉर्मेशन करता है। ये ऐसा ऑर्गन है जो कि यूरिन की फॉर्मेशन कर रहा होता है। और कैसे ये यूरिन की फॉर्मेशन करता है? ये ब्लड की फिल्ट्रेशन करता है। ये हम तफसील से पढ़ेंगे आगे कि ब्लड जो है वो फिल्टर कैसे हो रहा होता है और उससे यूरिन की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो ये यूरिन की फॉर्मेशन करता है, यूरिन फॉर्मेशन। उस यूरिन के ज़रिए जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, जो बॉडी के जो वेस्ट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक्स्ट्रा वाटर है, एक्स्ट्रा वाटर, साल्ट्स, यूरिया और यूरिक एसिड, इनको भी ये बाहर निकालते हैं। तो आगे हम तफसील से पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हमारा जो पॉइंट है वो है हमारे पास लंग्स। ये तो जस्ट के इंट्रोडक्शन के ऑर्गन्स कौन कौन से हैं और इनका फंक्शन क्या है। बाकी आगे हम इनको एक्सप्लेन करेंगे। लंग्स हमने ये कहा कि ये गैस एक्सचेंज के तौर पर काम करता है। ये ऐसे ऑर्गन है बॉडी के अंदर जो कि गैस एक्सचेंज के तौर पर काम करती हैं। और किस चीज़ की ये ज़्यादातर गैस एक्सचेंज? ये रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारी बॉडी की जो वेस्ट है गैस जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, ये उसको रिमूव करता है। अब ये कैसे रिमूव करेगा ये हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले पॉइंट हमारा कि कार्बन डाइऑक्साइड बनते कैसे है, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन कैसे होती है। एक प्रोसेस है, उसका नेम है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी फॉर्म। कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और उसके बाद एनर्जी जो है ना कि वो फॉर्म हो रही होती है, उसकी फॉर्मेशन हो रही होती है। फिर वही एनर्जी हमारी बॉडी को मिलती है जिससे हमारी बॉडी की ग्रोथ वगैरह हो रही होती है, मेटाबॉलिज्म वगैरह होती है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस के जरिए क्या पैदा होती है? CO2। फिर ये CO2 मूव करती है टिश्यू फ्लूइड के अंदर। टिश्यू फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड कहाँ होता है? अगर हम ये बात करें, ये हमारे पास टिश्यूज़, तो इनके दरमियान स्पेसेस, खाली जगह, इन खाली जगह के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम नाम देते हैं टिश्यू फ्लूइड।
या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड, दूसरा नेम है इसका। टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं या इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं कि सेल्स के दरमियान जो स्पेसेस हैं वहाँ पर फ्लूइड होता है ये ब्लड की तरह है, सिमिलर टू ब्लड, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? ब्लड और टिश्यू फ्लूइड में ब्लड के अंदर सेल्स होती हैं और प्लाज्मा प्रोटीन होती है, लेकिन इसमें कोई सेल्स नहीं होते, ना ही प्लाज्मा प्रोटीन होगी। बल्कि इनके जो फंक्शन है ये क्या करता है, ये टिश्यू फ्लूइड क्या किस तौर पर काम कर रहा होता है, ये बॉडी के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके बाद जो वेस्ट होता है उसको ये रिमूव करता है। टिश्यू फ्लूइड फिर इसके इर्द गिर्द अगर हम बात करें, इर्द गिर्द ब्लड वेसल्स होंगी, ब्लड वेसल्स कार्बन डाइऑक्साइड सेल रेस्पिरेशन की प्रोसेस के जरिए बन रही है, फिर ये टिश्यू फ्लूइड मूव करेगी, टिश्यू फ्लूइड से ये ब्लड के अंदर मूव करेगी, ब्लड से ये होके ये पहुंच जाती है लंग्स में, लंग्स इसको फिर बॉडी से बाहर निकाल देता है आउटसाइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ये रिमूव हो जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किसने किया? लंग्स ने। तो लंग्स जो है ये किसके तौर पर काम कर रहे होते हैं? गैसेस एक्सचेंज के तौर पर। सेकेंड हमारा पॉइंट है स्किन। स्किन ये क्या करता है? एक तो हमने बात की, जनरल बात की हमने कि ये टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। उसके बाद ये रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, साल्ट, यूरिया, यूरिक एसिड, ये वाटर, साल्ट, यूरिया और यूरिक एसिड जो फालतू किस्म के होते हैं उनको भी ये बॉडी से बाहर निकाल रहा होता है। हमने ये पॉइंट डिस्कस किया। टेम्परेचर रेगुलेशन, टी मैं टेम्परेचर कह रहा हूँ, रेगुलेशन टेम्परेचर को ये रेगुलेट करता है। सेकंड, ये रिमूव करता है, रिमूव द एक्स्ट्रा वाटर, साल्ट्स, यूरिया और यूरिक एसिड। उसके बाद इसकी लेयर्स होती हैं। लेयर्स इसकी कितनी हैं? लेयर्स इसकी वैसे 3 लेयर्स होती हैं। एक को हम नाम देते हैं डर्मिस, सेकंड हमारे पास होता है एपिडर्मिस और उसके बाद थर्ड होता है हमारे पास हैपोडर्मिस। लेकिन हमारा जो टॉपिक है स्किन, तो इस जो है ना कि सिलेबस के अंदर 10th क्लास में हमारे पास 2 लेयर्स की बयान की गई हैं। एक है हमारे पास डर्मिस और सेकंड हमारे पास है एपिडर्मिस। तो इसकी 2 लेयर्स हम डिस्कस करेंगे। एपिडर्मिस और सेकंड हमारे पास डर्मिस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो पहली लेयर है ये हम डिस्कस करेंगे, इसका नाम है एपिडर्मिस। ये सबसे बाहर होती है लेयर, आउटर जो कवरिंग होती है ये प्रोटेक्शन के तौर पर काम करती है। आउटर लेयर ये किसके तौर पर काम करती है? प्रोटेक्शन के तौर पर। ये हमारी बॉडी को या स्किन को प्रोटेक्शन दे रही होती है लेयर। इसमें कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती, इसमें कोई फैट सेल्स नहीं होंगे, कोई ग्लैंड्स वगैरह नहीं होता यहाँ पर। तो ये जस्ट प्रोटेक्शन तौर पर काम करती है एपिडर्मिस। सेकंड है हमारे पास डर्मिस, ये हम डिस्कस करेंगे। ये एपिडर्मिस के नीचे होती है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, इसमें हमारे पास ग्लैंड्स होती हैं, आइली ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड, हेयर्स, उसके बाद नर्व्स एंडिंग्स जैसे सेंसरी नर्व्स वगैरह, नर्व एंडिंग्स, उसके बाद फैट सेल्स, ये होते हैं डर्मिस के अंदर। ब्लड वेसल्स, आइली ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स, हेयर्स, नर्व्स एंडिंग्स और फैट सेल्स। तो ब्लड वेसल्स भी इसी के अंदर होंगी, आइली ग्लैंड्स,
जिनमें नाम है एक एली ग्लैंड का, स्पीशियस ग्लैंड, जो कि ऑयल को रिलीज़ करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जो फेस है, हमारा फेस, तो इसके बाद जो है ना कि ऑयल जो है ना कि हमें फील होता है, तो इसका भी फंक्शन है जो कि हमारी बॉडी के जो वाटर होता है उसको ये बाहर निकालने से बचाता है। उसके बाद हमारी स्किन को ये ड्राई होने से भी बचा रही होती हैं। स्वेट ग्लैंड, ये तो हमें पता है, स्वेट ग्लैंड ये स्वेट रिलीज़ करते हैं, पसीना रिलीज़ करेंगे, पसीना निकालते हैं, उस पसीने के ज़रिए हमारी बॉडी की हीट जो होती है वो भी निकल जाती है, और उसके बाद हमारी बॉडी के जो एक्स्ट्रा वाटर, साल्ट्स, यूरिया और यूरिक एसिड भी निकल जाती हैं। हमारी बॉडी को मतलब है कि ये कूलिंग प्रोवाइड कर रही होती हैं। हेयर्स, ये भी हमारी बॉडी के बाहर स्किन के ऊपर मौजूद होती हैं। हेयर्स, नर्व एंडिंग्स ये भी होती हैं, और उसके बाद फैट सेल्स भी होते हैं। ये था हमारे पास पॉइंट लेयर्स का। उसके बाद फैट सेल्स की अगर हम बात करें, फैट सेल्स ये क्या करते हैं, ये इंसुलेट करती हैं, इंसुलेट द बॉडी, ये बॉडी को इंसुलेट कर रही होती हैं, इंसुलेशन का काम करती हैं। ये नहीं कि सारा का सारा पानी जो है बॉडी का वो बाहर निकल जाता है, बल्कि जो हमारी बॉडी का जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होता है वाटर, वो तो हमारी बॉडी के अंदर ही रहेगा, तो उनको बचा रहे होते हैं यही फैट सेल्स, तो ये इंसुलेट करते हैं बॉडी को। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है गूज बम्प्स। गूज बम्प्स ये क्या होती हैं? अगर हम हेयर्स की बात करें, हेयर्स, तो हेयर्स में मसल होती हैं, मसल्स, तो मसल की क्या होती है, कंट्रैक्शन होती है, मसल्स कंट्रैक्ट करती हैं। जब मसल कंट्रैक्ट करते हैं तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं, जैसे हम कहते हैं कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए हैं, ऐसे। तो मसल्स होंगे, मसल्स के अंदर कंट्रैक्शन होती है, जैसे हेयर जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आ जाता है। अगर हम ये आर्म बनाएं एक, हेयर्स जो है ना कि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं ये हेयर्स, क्योंकि इनके जो मसल्स होते हैं, इनके एंड में मसल्स लगी होती हैं, मसल्स की कंट्रैक्शन होती है। फिर क्या होगा, जो वार्म ईयर होती है, वार्म ईयर आके ब्लैकेट बना लेती है। ये जो ब्लैकेट बन जाता है ये इंसुलेशन का काम करता है, ये भी इंसुलेशन का काम कर रहा होगा। जो गर्म हवा है कि वो इन हेयर्स के दरमियान में आके ट्रैप कर जाती है, फंस जाती है, तो ये वार्म ईयर जो है ना इसका ब्लैकेट बन जाता है, और जो कि इंसुलेशन के तौर पर काम कर रहा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कूलिंग इफेक्ट। कूलिंग इफेक्ट हमारी बॉडी को कूलिंग प्रोवाइड भी कर रही होती है हमारी स्किन, ये भी स्किन का रोल है कि कूलिंग इफेक्ट। तो उस कूलिंग इफेक्ट में किसका रोल होता है, वो होता है स्वेट का, पसीना। हमारी बॉडी से जब पसीना बाहर निकलता है तो इससे एक तो बॉडी की जो हीट होती है वो बाहर निकल जाती है, और उसके बाद एक्स्ट्रा वाटर, साल्ट्स, यूरिया और यूरिक एसिड भी निकल जाते हैं। ये टॉक्सिक मटेरियल्स जिनकी वजह से हमारी बॉडी को नुकसान हो सकता है, तो ये यूरिया, यूरिक एसिड हमारी बॉडी से बाहर निकलने चाहिए। यूरिन के ज़रिए बाहर निकलती हैं ये, लेकिन हमारा जो पसीना होता है उस पसीने के ज़रिए भी ये बाहर निकलती हैं। जब हमारी बॉडी एक जो है ना उसके स्किन, अगर हम बात करें, स्किन के ऊपर वाटर के ड्रॉप्स बन जाते हैं, जिसको हम नाम देते हैं स्वेट, पसीने का नाम देते हैं हम, कि बॉडी के ऊपर ड्रॉप्स बन जाते हैं पानी के, तो उन ड्रॉप्स के ज़रिए बॉडी की हीट भी बाहर निकल रही होती है, और एक्स्ट्रा वाटर जो होता है, साल्ट्स, यूरिक एसिड, वो भी निकल रही होती हैं। जब बॉडी की हीट बाहर निकलती है तो इस वजह से हमारी बॉडी के अंदर क्या फील हो रही होती है, कूलिंग। तो ये कूलिंग इफेक्ट के तौर पर भी काम करती है स्किन। इंसुलेशन की हमने बात की, ठीक है। उसके बाद हमने ब्लड वेसल्स की बात की, एली ग्लैंड्स की, नर्व एंडिंग्स, सेंस नर्व्स वगैरह। जैसे हम किसी चीज़ को छूते हैं तो फ़ौरन जो है ना उसका रिस्पांस पता हो रहा होता है। हमारे अगर हम फिंगर्स की बात करें तो फिंगर्स में सेंस नर्व्स ये पहचान आइडेंटिफाई करते हैं, फ़ौरन ये पैगाम पहुंचता है हमारे नर्वस सिस्टम के पास, फिर वो वापसी रिस्पांस देता है डिफरेंट किस्म के नर्व्स की वजह से। तो ये नर्व्स का पॉइंट भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर।
तो ये हमारा पॉइंट था स्किन। लास्ट पॉइंट है हमारा, उस पॉइंट का नाम है किडनी। जैसा कि हमने डिस्कस किया किडनी के बारे में कि किडनी जो है ना कि वो ऑर्गन है जो कि यूरिन की फॉर्मेशन करती हैं। यूरिन की फॉर्मेशन, उसके बाद ये एक्स्ट्रा वाटर, साल्ट, यूरिक एसिड जो होते हैं ये यूरिन के जरिए बॉडी से बाहर निकल जाती हैं। और ब्लड की क्या होती है, इसमें फिल्ट्रेशन हो रही होती है, इसमें ब्लड फिल्टर होता है, ब्लड फिल्टर। जब ब्लड फिल्टर होगा, ब्लड की फिल्ट्रेशन होगी, तो उसकी वजह से फिर जो है ना यूरिन की फॉर्मेशन हो रही होती है। तो ये टॉपिक हम आगे डिस्कस करेंगे। ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन था किडनी के बारे में। तो हमारा टॉपिक है आगे किडनी का स्ट्रक्चर क्या है, उसके बाद किडनी का फंक्शन क्या है, उसके बाद किडनी के अंदर एक यूनिट होता है जिसको हम नेफ्रॉन कहते हैं, उसके स्ट्रक्चर की बात भी हमने करनी है। उसके बाद फिर हम ये भी आगे डिस्कस करेंगे कि कुछ लोग होते हैं जिनको यूरिन डाइल्यूट आता है, किसी को यूरिन कंसनट्रेटेड आता है, ये भी हमारा टॉपिक है। फिर उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे किडनी के अंदर स्टोन भी बन जाती है। उसके बाद हम किडनी की सफाई भी करते हैं, उसके ब्लड की सफाई कर रहे होती हैं और डिफरेंट किस्म की मशीन उसमें यूज़ करके, वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर गुर्दा बिल्कुल काम करना ही छोड़ गया तो फिर इसके जो है ना कि हम हल क्या निकालते हैं, इसकी ट्रांसप्लांटेशन कराते हैं कि किडनी को जो है ना कि रिमूव करके इस जगह पे ऊपर न्यू हम किडनी लगा देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक था होमियोस्टासिस इन ह्यूमन, जिसमें डिफरेंट किस्म के ऑर्गन्स हैं जो कि होमियोस्टासिस के तौर पर काम करती हैं। हमने ये डिस्कस किया लंग्स, गैस एक्सचेंज के ऊपर, स्किन ये टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, उसके बाद जो है ना कि रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, साल्ट, यूरिक एसिड को बाहर निकालती है। और किडनी की हमने बात की जो कि यूरिन की फॉर्मेशन हो रही होती है, कैसे होती है, वो ब्लड की फिल्ट्रेशन से। ओके, थैंक यू।